या प्रत्युष, आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। प्रत्युष, आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। कुछ नेट का प्रॉब्लम है आज, कुछ नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। आई एम ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम, बट लेट्स कंटिन्यू। ओके, do any one of you have some idea about 3 E's of empowerment? encouragement मैम, Okay, Rahul. और empowerment, encouragement और For empowerment we need 3 E's. For empowerment. एक तो मैम encouragement लगता है मुझे। Okay, fine. Ma'am, participate in various like jobs and education, मतलब मैक्सिमम उनको पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए वुमेन्स को किसी भी चीज में। Okay. मैम अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज एंड अकाउंटेबिलिटी। Okay, Rana. Something else? Education, equality and employment. मैम डिसीजन मेकिंग, gender equality। Amit. What three, Amit? Education, equality and employment. Got it. Basically, 3 E's. In 3 E's of women empowerment, we first used to put education. The second is employment. And the third is economic independence with gender equality. Getting? What are the 3 E's? The first is education. That's why I have told you that I will club the component of education with women empowerment. Right? Because we used to consider that to empower any women, it is the most component to educate the women. The second, to allow the women to get employment, the second E. And the third E is basically to give her a economic independence or financial independence. Getting? And this financial independence will only come with the gender equality or gender equity. Getting? Do you have some idea about the difference between equity and equality? Did you all get all the 3 E's? Did you all get the 3 E's? What are the 3 E's? Education, employment, and Udit? इक्वालिटी मैम। Equality or economic independency. Economic independency, basically, Udit, it's more important. Economic independency is more important because when a lady will be economically independent, financially independent, then automatically equity or equality will come. Getting? With passage of time, gradually, but equality or equity will come because with money, decision making power automatically comes. तुम्हारे घर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है, जो सबसे ज्यादा अर्न कर रहा है, उसी के हाथ में डिसीजन लेने की कैपेसिटी भी वेस्टेड होती है। हैव यू एवर थिंक अबाउट इट? यस मैम। समझ रहे हो ना? जैसे तुम्हारे यहाँ तुम हेड ऑफ द फैमिली, हालांकि हमारे यहाँ जो मेल मेंबर है जो सबसे ज्यादा एज में सीनियर होता है, हम उसको हेड ऑफ द फैमिली कहते हैं। लेकिन तुम एक जगह और देखो, ये जो सबसे ज्यादा अर्न करता है उसका होल्ड घर के मेजर डिसीजंस पे होता है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता ही है ना? तो इसलिए ये कहा जाता है, हम लोग यूजुअली ये कहते हैं कि यदि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी दे दिया जाएगा विद जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी, तो अपने आप लेडीज जो है एम्पावर हो जाएंगी। ठीक है? नाउ यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी। श्वेता, प्रत्युष, मैं बताऊं? इक्विटी जो है, या अमित? मैम जो इक्विटी है इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, और जब इक्वलिटी की बात करें तो सभी के साथ जो है मतलब बराबर का, मतलब सभी को बराबरी का दर्जा देते हैं, एक समान वैल्यू रखते हैं सबको। और कोई कुछ बताना चाहेगा? बहुत इस कारण इक्विटी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में भी शामिल किया गया है। अच्छा, राणा बोलो।
मैम इक्वालिटी में मैम सभी को रिसोर्सेस मैम इक्वल डिवाइड कर दिया जाता है, लेकिन इक्विटी में मैम किसको कितनी नीड है ताकि वो एक गोल तक पहुंच सके, सभी एक गोल पे पहुंच सके, तो उनके थ्रू जो डिवाइड होता है मैम उसको इक्विटी कहते हैं। बहुत अच्छा, परफेक्ट राना, परफेक्ट। Thank you. उदित Ma'am, I thought if women participate in decision making in their home, then मतलब वो अभी इक्विटी का एक आधार होगा, इक्वालिटी। अच्छा, मतलब हम अभी विमेन इक्वालिटी या इक्विटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि एक वर्ड है इक्वालिटी और एक वर्ड है इक्विटी, वेदर बोथ द वर्ड्स आर सेम और बोथ हैव सम डिफरेंट मीनिंग। हम खाली अभी ये एक कंसेप्ट तुमसे जानना चाह रहे हैं। हालांकि राना की बात, हाँ बोलो राहुल। मैम इक्वलिटी इक्विटी तो सेम है, लेकिन डिफरेंसेस कुछ हैं। डिफरेंसेस जैसे कि अगर इक्वलिटी की बात करें तो इक्वलिटी में क्या है कि आप बिना किसी को देख के उसके रेसेस पे या जेंडर पे आप नहीं, आप उसको किसी भी चीज़ को, रिसोर्सेज को आप डिवाइड करते हैं, बल्कि सिंपली आप उसको इंडिविजुअली सभी को दे देते हैं इक्वल। लेकिन इक्विटी में है कि किसी तरीके का स्पेशल सपोर्ट या उसके स्पेशल एबिलिटीज या नीड्स के आधार पे हम लोग जब उसको प्रोवाइड करते हैं सपोर्ट, तो वो इक्विटी में आता है। अच्छा, देखो हम तुम्हें Rana has mentioned that in chat box some definitions and वो I could not read. Okay, but Rana की यदि बात को ध्यान से सुने होगे तुम लोग, तो उसने एक चीज कहा कि सबको बराबर दे देना, irrespective of age, gender, caste, creed, ethnicity, place of living. If we are giving equal resources to everyone, that is equality. But now in present terms, we are not talking, we should not, equality is an outdated term now. We don't talk about equality. We used to start talking about equity. So equity is more appropriate term. Why? Let me explain. मेरे एक टीचर थे जो बहुत अच्छी तरीके से इक्विटी समझाए थे, और उन्होंने जब समझाया उसके बाद हम कभी नहीं भूले इक्वालिटी और इक्विटी का डिफरेंस। मान लो तुमने एक रोटी ले लिया, ठीक है, और तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, मदर, फादर, तुम और तुम्हारी सिस्टर, मान लो 4 लोग हैं, ठीक है। मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बहुत से बच्चे हैं जो ऑटोमेटिक लेफ्ट कर जा रहे हैं, ज्वाइन भी हो जा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अब क्या करें उदित, क्या करें? वो है कुछ आज ना नेटवर्क का प्रॉब्लम है, हमारे भी बच्चों का गूगल मीट पे क्लासेस नहीं चल पा रहा है। ओके, आज कुछ ग्लिच है मैम इस गूगल मीट पे। हाँ, कुछ है, दिक्कत है, वही हमें भी शुरू करने में जो दिक्कत हुई वो यही हो रहा था, वो बार हम भी लेफ्ट हो जा रहे थे। तो खैर देखते हैं, करते हैं। अब हम लोग जब हम लोग 10-12 लोग 11 लोग हैं तो हम लोग क्लास करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक बार फिर से क्विक रिवीजन के बाद आगे शुरू करेंगे, ठीक है? ओके, तो लेट्स कंटिन्यू, है ना उदित? तो मान लो एक रोटी तुमने लिया, एक रोटी में तुम्हारे घर में 4 सदस्य हैं, तुमने 4 बराबर हिस्से करके दे दिया, ठीक है? एक फादर को, एक मदर को, एक बहन को, एक भाई को। मान लो बहन जो है वो एकदम न्यूली बॉर्न है, एकदम अभी वो दूध पीती है, कुछ भी खाती नहीं है। भाई जो है वो 3 साल का है और मदर फादर है। अब तुम ये बताओ कि यदि 4 इक्वल टुकड़े होंगे तो उसमें क्या नुकसान है और क्या फायदा है? यू थिंक। मैम जो गर्ल है, जो बहन है, उसे तो रोटी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसे रोटी मिली तो वो वेस्ट हो जाएगा। वो वेस्टेज है। तो यहाँ पे क्या हुआ? रिसोर्स का वेस्टेज हुआ। जब तुम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किए तो एक जगह जो दूध पीता बच्चा है उसको तो बेसिकली रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेकिन तुमने इक्वालिटी के बेसिस पे उसको भी एक टुकड़ा दे दिया, तो वहां पे वो रिसोर्स क्या होने वाला है? वेस्ट होने वाला है। अब मदर, फादर और ब्रदर का सिचुएशन एनालाइज करो, वहां पे क्या होगा? ज्यादा मैम मिलना चाहिए था फादर को, उससे थोड़ा कम मदर को, और उसके बाद फिर जो बचेगा वो ब्रदर को मिलना चाहिए था। देखो, हो सकता है 3 साल के बच्चे की रिक्वायरमेंट शायद पूरी हो जाए, लेकिन शायद फादर का बहुत ज्यादा गैप रह जाए, मदर का भी कुछ गैप रह जाए। तो हुआ क्या? एक्चुअली देखा जाए तो 4 लोगों में तुम खाली एक ही आदमी की जरूरत को पूरा कर पाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक जगह कंप्लीट वेस्ट हुआ रिसोर्सेज का और 2 जगह रिक्वायरमेंट से कम मिला। तो जो वेस्टेज हुआ, यदि वो उन जगहों पे मदर फादर के में ऐड किया जाता तो शायद उनकी जरूरत भी पूरी होती और रिसोर्स का वेस्टेज भी नहीं होता। गेटिंग माय पॉइंट? आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम।
इसलिए इक्वालिटी के कंसेप्ट को अब आउटडेटेड कंसेप्ट माना जाता है। ये कहा गया कि नहीं, इक्वालिटी नहीं, आंख बंद करके आप सब में बराबर रिसोर्स बांट दे, ये सोच के कि हम जस्टिस कर रहे हैं, दिस इज sheer wastage of resources as well as you are not able to give the proper amount of resources to the required one, getting? So बाद में कंसेप्ट आया इक्विटी का। इक्विटी क्या होता है? जिसकी जैसी जरूरत है उसके हिसाब से उसको देना। जैसे छोटी बच्ची का रिक्वायरमेंट मिल्क का था, तो उसको में हम चपाती का डिस्ट्रीब्यूशन किए ही नहीं, उसको हम मिल्क दिए, ठीक है। और छोटे बच्चे का हो सकता है उसकी जरूरत खाली 1/5 टुकड़े की रही हो, उसको 1/5 दिए। हो सकता है फादर को 1/2 का जरूरत रहा हो, आधा का उसको आधा दिए। हो सकता है मदर को 2/3 का रिक्वायरमेंट रहा हो, उनको वो दिए। तो इससे ये होता है कि ज्यादातर लोगों की रिक्वायरमेंट जितनी होती है उतनी हम पूरी कर पाते हैं। तो ये इक्विटी का कंसेप्ट है। तो हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की नहीं, जेंडर इक्विटी की। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, यस मैम। संचित है ना, समझ रहे हो ना कि हम अब तो इक्वालिटी वाला कंसेप्ट आउटडेटेड कंसेप्ट है, हम इक्विटी की बात करते हैं। नाउ वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट्स कि एम्पावरमेंट। अच्छा एक बात बताओ, एम्पावरमेंट जरूरी है खाली विमेन एम्पावरमेंट के ही कंटेक्स्ट में हम बात करें? एम्पावरमेंट क्या वर्ड विमेन से ही एसोसिएटेड है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस भी है उस वर्ड का? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो फिर एम्पावरमेंट क्या? हाँ श्वेता बोलो, तब एम्पावरमेंट एक्सप्लेन करो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पावरमेंट? जरूरी थोड़ी है कि विमेन को ही एम्पावर किया जाए, बच्चों को भी एम्पावर किया जा सकता है, जेनेटिक पॉपुलेशन को भी एम्पावर किया जा सकता है, मेल्स को भी एज पर देयर रिक्वायरमेंट एम्पावर किया जा सकता है, यंग एडल्ट्स को भी किया जा सकता है, यंगस्टर्स को भी किया जा सकता है। तो फिर एम्पावरमेंट वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पावरमेंट श्वेता? डिसीजन लेने के लिए डिसीजन लेने की क्षमता हो मैम, उसको डेवलप करना। डिसीजन लेने की कैपेसिटी डेवलप करना, उसके बिहाफ पे डिसीजन लेना नहीं। जैसे यदि हम कहते हैं कि हम अमित को एम्पावर कर रहे हैं, तो अमित के बिहाफ पे हम डिसीजन नहीं ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? अमित की कैपेसिटी इतनी बढ़ा रहे हैं कि वो अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में सबसे बेस्ट डिसीजन, ठीक है? क्या डिसीजन ले लेने से सारा काम हो जाता है? नहीं। तो फिर और क्या चाहिए? हाँ ठीक है, रिसोर्सेज हैं, हमने तुम्हें डिसीजन लेने के काबिल बता दिया। देन व्हाट नेक्स्ट? रिसोर्सेज जैसे एजुकेशन हो गया और फाइनेंशियल सपोर्ट हो गया, हेल्थ सिस्टम हो गया, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हो सकती है। देखो कहने का ये मतलब है कि जैसे तुमने कोई डिसीजन ले लिया कि भाई हम चाहते हैं कि हम एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करें, you have resources but you should have the capacity to translate those decisions into action, है ना भाई? तुमने सोचा कि तुम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करना चाहते हो, तुम्हारे पास कुछ ऐसे बैंक के इंफॉर्मेशन है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए तुम्हें लोन दे देंगे तुम्हारे अवेलेबल आइडेंटिटी पे, ठीक है? Then what next? You should be capable enough to translate your decision in action and you should be able to come out with the desired outcome, है ना? तुम चाहते हो प्रॉफिट अर्न करना, यदि तुम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने का डिसीजन लेते हो तो तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि तुम अवेलेबल रिसोर्सेज से एक्चुअली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर लो, और इस तरीके से सेटअप करो कि तुम प्रॉफिट अर्न करने लग जाओ 6 महीने साल में। तब तो फायदा है ना डिसीजन लेने का। नहीं तो हमने तुम्हें कैपेबल बनाया, तुमने डिसीजन ले लिया, लेकिन पता चला तुम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, और यदि एक्शन में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो तो डिजायर्ड आउटकम आएगा नहीं, क्योंकि डिजायर्ड आउटकम क्या है? अपनी लाइवलीहुड अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना, यही तो है ना यदि तुम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो तो। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो कहने का मतलब है कि एम्पावरमेंट का सीधा मतलब है to develop the capacity of the person or a group or an individual to take their own decisions, to make them capable enough to translate those decisions into action and to come out with the desired outcomes, ठीक है? ये एक बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है एम्पावरमेंट।
in your syllabus we have to talk about women empowerment especially. When we talk about women empowerment, as we have discussed earlier, that there are 3 basic E's without which it is next to impossible to empower a woman. It means the first E is to give basic education to the women. तो हम लोग कहते थे कि महिला साक्षर होनी चाहिए. साक्षरता का डेफिनेशन पहले क्या था? साक्षर होने का डेफिनेशन क्या था? लिटरेट होने का डेफिनेशन क्या था पहले? Do you know कि आज से 4-5 साल पहले 2015 हाँ, खाली अपना नाम लिखना और पढ़ना आता हो तो उसको हम साक्षर मानते हैं. तो तुम्हें लगता है कि खाली इतनी साक्षरता से कोई वास्तव में डिसीजन लेने के लायक हो सकता है? नहीं मैम, नहीं हो सकता है. जैसे हम लोग जब गाँव में जाते थे, यू वोंट बिलीव, खाली उसको अपना ही नाम लिखना आता. जैसे सीता यदि नाम है किसी महिला का, तो खाली वो एक ही अक्षर पढ़ना जानती थी, सीता, और खाली एक ही अक्षर लिखना जानती थी, एक ही वर्ड लिखना जानती थी, शब्द सीता, बस. ना वो सीता के अलावा कुछ और पढ़ सकती थी, ना वो सीता के अलावा कुछ और लिख सकती थी. तो ऐसी साक्षरता से तो कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वो फिर अपने आप को हेल्प आउट नहीं कर सकती है इतनी साक्षरता से. तो 2015 मोस्ट प्रोबेबली के बाद डेफिनेशन चेंज हुआ. Can you tell me what is the present definition of being literate? गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में लिटरेसी चेक करने के लिए अब क्या डेफिनेशन है? मालती, जो 10th मैम कम से कम पास आउट हो गया हो. ये फॉर्मल एजुकेशन के कंटेक्स्ट में नहीं, बस लिटरेसी. लिटरेट किसको कहते हैं? आज के समय में गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के हिसाब से किसको लिटरेट कहते हैं? मैम 7 ईयर से ज्यादा है और पढ़ लिख सकते हैं, उनको कहा जाता है. और थोड़ा सा स्पेसिफिक बताओ अमित. हाँ, और थोड़ा नजदीक पहुंचे हो, एकदम सही नहीं. एक तो रूरल अर्बन में एज का क्राइटेरिया अलग अलग है. जो तुमने 7 साल कहा है अमित, वो तुम्हारा बेसिकली अर्बन एरियाज के लिए, रूरल एरियाज के लिए 7 इयर्स. अरे रूरल एरियाज के लिए, अर्बन एरियाज के लिए 7 इयर्स नहीं है, 5 इयर्स है. 5 साल से कम उम्र का बच्चा यदि पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो हम उसको इलिटरेट नहीं कहते, बिकॉज वी डोंट एक्सपेक्ट कि 5 साल से कम उम्र का बच्चा पढ़ना लिखना जानता हो, है ना. और गांव में ये एज लिमिट बढ़ाया गया है, वहाँ 7 साल रखा गया है. रूरल एरियाज में 7 साल से कम उम्र का बच्चा यदि पढ़ना लिखना नहीं जानता है तो हम उसे इलिटरेट नहीं कहते. पर लिटरेसी का जो गवर्नमेंट डेफिनेशन है वो ये है कि किसी एक भाषा में यदि व्यक्ति को लिखना और पढ़ना आता है तो हम उसे लिटरेट कहते हैं, किसी भी एक भाषा में. ठीक है. शहरों में आपका 5 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति यदि किसी एक भाषा में लिखना और पढ़ना जानता है तो एज पर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वी यूज टू कंसीडर इट एज अ लिटरेट पर्सन. However, in rural areas, if a person is more than 7 years and if the person is able to read and write in any one language, we will consider him as a literate person. Are you getting my point? Are you getting my point? ठीक है, अमित समझ में आ रहा है ना. तो लिटरेसी का एक सिंपल सा डेफिनेशन यही है कि किसी भी एक भाषा में. तो यूजुअली क्या करते हैं, यदि हमें लिटरेसी चेक करना होता है तो हम लोकल न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए देते हैं. वहाँ का जो भी लोकल भाषा में जो न्यूज़पेपर छप रहा है वो पढ़ने के लिए देते हैं कि भाई ये पढ़ के मेरे को बताओ, और 1-2 सेंटेंस बोलते हैं और यदि वो लिख लेता है उसको तो हम उसको लिटरेट का सर्टिफिकेट देते हैं. ठीक. तो कहने का मतलब ये है कि जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो हम एजुकेशन पे फोकस करते हैं. एजुकेशन डजंट मीन फॉर्मल एजुकेशन कि वो 10वीं पास है कि नहीं, कि वो 12वीं पास है कि नहीं. तुम गांव में चले जाओ या कुछ ऐसे एरियाज में चले जाओ, देखो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट महिला के पास है, लेकिन पढ़ना लिखना वो कुछ नहीं जानती है. तुम अभी आशा और आंगनवाड़ियों के पास चले जाओ तो देखो उनके पास 12वीं और ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट तुमको मिल जाएगा. लेकिन यदि तुम उनको रजिस्टर भरने के लिए कहोगे तो उसमें भी उनका हाथ कांपने लग जाता है, बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल एनफ टू फिल द फॉर्म्स. गेटिंग माय पॉइंट. तो 10वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स में इज नॉट एनफ टू प्रूव दैट ए पर्सन इज लिटरेट और नॉट. ठीक है. तो इसलिए फॉर्मल एजुकेशन एक अलग मुद्दा है, बट लिटरेसी इटसेल्फ, लिटरेसी इज बेसिकली टू एनहांस देयर अवेयरनेस. गेटिंग.
यदि हम कोई पैम्पलेट, मान लो तुम कोई हेल्थ पैम्पलेट छपवा के ले जाते हो गाँव कोविड के कंटेक्स्ट में कि कोरोना से बचाव के क्या क्या उपाय हो, क्या क्या सावधानी ले सकते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका इलाज संभव है, और आपने पैम्पलेट बता दिया, पता चला 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपना नाम ही लिखना पढ़ना जानते हैं, बाकी वो कुछ पढ़ ही नहीं सकते, तो तुमने जो भी एफर्ट लिया उनके अवेयरनेस को एनहांस करने के लिए वो सब बेकार हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो कहने का मतलब ये है कि लिटरेसी का मतलब होता है किसी भी एक भाषा में, यूजुअली लोकल भाषा में पढ़ना और लिखना यदि व्यक्ति को आता है तो हम उसे लिटरेट बोलते हैं। तो हम सबसे पहले जब विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो पहली चीज हम ये सोचते हैं कि वो एजुकेटेड होने चाहिए। एजुकेटेड होना डजंट मीन फॉर्मल एजुकेशन, उसके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेट होने का मतलब है उसका लिटरेट होना, इट मीन्स किसी एक भाषा में उसको पढ़ना और लिखना आना चाहिए, ताकि यदि उसका अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हम कोई भी एफर्ट लेते हैं, कोई भी इंटरवेंशन देते हैं, तो उसमें वो फायदा ले सके। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज एम्प्लॉयमेंट आता है कि हम किसी भी महिला को इतना मूवमेंट का फ्रीडम दें कि यदि वो सक्षम है और इच्छुक है काम करने के लिए तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके या वो एम्प्लॉयमेंट अवेल कर सके और अपना अर्निंग कर सके। तीसरी चीज क्या है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं अभी भी हैं जो या ज्यादातर तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स पे काम कर रही हैं, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर या ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली भी महिलाएं ऐसी हैं जो अर्न तो कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी का प्लेजर नहीं लेती, वो अपने कमाए हुए पैसे को भी खर्च करने का अधिकार नहीं रखती। इसे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी कहते हैं। तो एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट है आपका सेकेंड लेवल पे एम्प्लॉयमेंट, और थर्ड लेवल पे जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? जी मैम। Yes, ma'am. Udit, Rana, is it clear? Yes, Now I ma'am. am going to share few of my slides. हम स्लाइड्स बहुत ज़्यादा इस पे नहीं रखे हैं, हम देखेंगे और आपको क्या मटेरियल प्रोवाइड कर सकेंगे, लेकिन हम अब देखते हैं जैसा होगा हम आपको शेयर करेंगे। ठीक है, Is it visible, Amit? No, ma'am. अच्छा, great. Wait. Shweta, Amit, is it visible now? नहीं दिखा No, रहा। ma'am. स्क्रीन शेयर पे नहीं Now दिखा is रहा। it visible? Now is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, fine. So I just want to tell that I am combining 2-3 topics: women empowerment with self-help groups, and through self-help groups, how microfinance concept is running in rural areas for specifically to uphold women empowerment. Getting?
Basically, these three topics are quite interconnected. When we used to talk about women empowerment, their employment and economic independence is two major components along with education. And how they are getting employment? They are getting employment through different self-help groups, and by joining these self-help groups they are also becoming economic independent, getting, and this economic independency comes under the periphery of microfinance. So I am trying to discuss these three topics in combination. If you feel that it is quite confusing and you want some independent explanation, then I will try that again. Fine? Is it okay? Is it okay? Yes, ma'am. Okay. So, as we have already discussed, what is the exact definition of employment? You all have discussed and you able to understand that the World Bank defines empowerment as empowerment. It's not about women empowerment. It's only empowerment. So, empowerment means the process of increasing the capacity of whom? Of an individual or a group of people. If we are just increasing their capacity, if we are helping them to increase their capacity, if we are assisting them to develop their capacity of an individual or a group, it is the beginning of empowerment. Right? Why to increase the capacity? Why we want to increase the capacity? So the individual or a group of people can become to start making choices, to opt for their rights, to decide what they exactly want to do, and to transform those choices into desired actions and outcomes. As I have told you that once you have decided, your choice is to set up a small scale industry. We developed, by empowering you, if we developed your capacity, you have made a choice that you want to set up a small scale industry. Okay? Now you want to transform this choice into desired action. Means you want to actually set up an industry with all the desired machines, with all the required manpower, and you must have some basic funds to trigger with, right? After setup of this small scale industry with all required equipments, with all resources, with all raw materials, and with all the required manpower, the final goal is to earn income, to earn profit. So the desired outcome should be targeted. So basically the empowerment, the definition of empowerment according to Krishna 2003 is, empowerment means increasing the capacity of individuals or groups to make effective development. Effective means if we are getting the final outcome, desired final outcome, then only we will say that it is an effective development. So, to make effective development and life choices and to transform these choices into desired actions and outcomes, it is by nature a process and sometimes an outcome. Empowerment के लिए कहा जा रहा है कि by nature it is a process. हम ये नहीं कहते हैं कि एक पॉइंट ऑफ टाइम में आदमी का पूरा कैपेसिटी डेवलप हो गया, अब इसके आगे कोई कैपेसिटी डेवलप करने का स्कोप नहीं, ऐसा नहीं. लेकिन डिफरेंट स्टेजेस कुछ आउटकम को भी लेके आते हैं, है ना? तो हम ये कहते हैं कि एम्पावरमेंट इटसेल्फ में प्रोसेस भी है और समटाइम्स ये आउटकम. ठीक है? आर यू गेटिंग? तुम लोग हमारी बात समझ रहे हो? यस मैम. क्लियर है? यस मैम. वॉइस ब्रेक हो रहा है. हाँ बेटा, वॉइस ब्रेक हो रहा है. यस मैम. बात समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा धीरे धीरे बोले. मैं अभी विजुअल्स नहीं आ रहे, साउंड्स आ रहे हैं. स्लाइड दिख रहा है कि नहीं? स्लाइड्स दिख रहे हैं मैम. स्लाइड दिख रहा है मैम. अच्छा ठीक है, ठीक. स्लाइड दिख रहा है, बस स्लाइड देखो. हम धीरे धीरे बोलते हैं ताकि आप बात समझ में आ सके. ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि जब आप सिंपल एम्पावरमेंट वर्ड की बात करते हैं, आप इसको विमेन एम्पावरमेंट से मत एसोसिएट करिए. जब आप सिंपल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एम्पावरमेंट का मतलब ही यही है कि किसी की कैपेसिटी को इतना डेवलप कर देना कि वो अपने आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज में अपने चॉइसेस रख सके, उन चॉइसेस को वो ट्रांसफॉर्म कर सके डिजायर्ड एक्शन में, और उन एक्शन से वो डिजायर्ड आउटकम निकाल सके. ठीक है? नाउ आई एम मूविंग अहेड.
व्हाट इज एग्जैक्टली द कंसेप्ट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट? अभी तो हम सिंपल बात किए एम्पावरमेंट की, अब हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट। क्यों विमेन एम्पावरमेंट की बात करनी पड़ी? क्योंकि ये देखा गया कि मदर किसी फैमिली के लिए, एक लेडी किसी घर के लिए एकदम पिलर का काम करती है, बेसिक पिलर का काम। और जब विमेन एम्पावर्ड नहीं होती है, बहुत सबड्यूड फॉर्म में होती है, या बहुत हैरास्ड फॉर्म में होती है, या बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल मेंटेन करती होती है, तो वो पूरे फैमिली, जो भी बच्चे उससे अटैच्ड है या और फैमिली मेंबर्स उससे अटैच्ड है, उन पे भी कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इन शॉर्ट टर्म और इन लॉन्ग टर्म। सो पीपल ग्रेजुअली स्टार्टेड थिंकिंग, ऐसा नहीं है महिला की स्थिति शुरू से ही खराब है, ऐसा नहीं है। जब आप वैदिक काल और प्री वैदिक काल से चले तो शुरू में बहुत अच्छे स्टेटस को होल्ड करती थी लेडीज, घर में भी और समाज में। ग्रेजुअली मुगल शासन काल और ब्रिटिशर्स का रूल जैसे जैसे आगे बढ़ा, तो धीरे धीरे जैसे जैसे कुछ मुस्लिम नहीं कहना चाहिए, बेसिकली मुगल शासन काल जैसे जैसे आया और थोड़ा पोस्ट वैदिक पीरियड जब आया, तो थोड़ा सा महिला की स्थिति डिटोरिएट की या सेकंड कैटेगरी पे आ गया, सेकंड स्टेज पे आ गया। लेकिन फैमिली में होल्ड तो, या फैमिली में जो इम्पोर्टेंस है या फैमिली में जो इनिशिएशन है, वो तो मदर का ही था, और मदर को ही फर्स्ट टीचर कहा गया बच्चे के लिए। तो जो भी बच्चा होता था वो सबसे पहले अपने टीचर को यदि लो प्रोफाइल और लो स्टेटस में देखता था तो अपने आप वैसे ही एसोसिएशन होता चला जाता था। तो धीरे धीरे ये समझ में आया कि नहीं, महिला की स्थिति जैसे प्री वैदिक और वैदिक पीरियड में थी, कुछ उसी तरीके से उठाने की जरूरत है। तो विमेन एम्पावरमेंट बेसिकली रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ विमेन टू एंजॉय देयर राइट्स। राइट खाली महिला का नहीं होता है, राइट तो ह्यूमन बीइंग का होता है, लेकिन बीइंग ए ह्यूमन आल्सो विमेन शुड able to enjoy their rights, right to express, right to get health facilities, right of mobility, right to get employment, right to earn, right to expand their own earning, and right to take decisions on behalf of their family as well as on their family members as well as on their own behalf. Getting my point? कई बार ऐसा होता है कि तुम देखो जब बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली होता है तो महिला के उसके अपने डिसीजन भी परिवार के दूसरे सदस्य ही लेते हैं। उसको ये भी राइट नहीं होता है कि वो अपने डिसीजन अपने, है ना, कई जगहों पे महिला के अपना सेल्फ डिसीजन होता है, जैसे बच्चे को होल्ड करना, कंसीव करना, ये सिर्फ और सिर्फ महिला का अपना डिसीजन होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि बच्चे को 9 महीना शरीर में होल्ड करना इज द ड्यूटी ऑफ ए लेडी ओनली। तो ये वही महिला समझ सकती है जिसका वो शरीर है कि वेदर शी इज कैपेबल एनफ फिजिकली टू होल्ड अनदर चाइल्ड ऑन और टू होल्ड चाइल्ड ऑन। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके के रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिलेटेड डिसीजंस भी कई बार महिला के कंटेक्स्ट में उसके फैमिली मेंबर्स लेते रहे हैं अभी तक। इट्स वेरी कॉमन। वी यूज्ड टू थिंक दैट इट्स क्वाइट कॉमन, ये इसमें तो कोई बात ही नहीं है, हस्बैंड वाइफ दोनों हैं तो हस्बैंड डिसीजन ले ले तो कोई गलत बात नहीं। लेकिन बॉडी लेडी का है, यदि वो ये फील करती है कि शी इज दैट मच हेल्दी, फिजिकली फिट टू होल्ड ए चाइल्ड इन हिज वूम, then only she will be able to hold the child. Getting my point? So ये basically इस तरीके के rights की बात कही जा रही है, and to control and take benefit from resources, और जो resources available है उस पे उसका कुछ control रहे। अब वो resources किसी भी तरीके के हो सकते हैं, वो material resources भी हो सकते हैं, वो non material resources भी हो सकते हैं, उन पे कुछ उसका कंट्रोल हो और उन रिसोर्सेज के कंट्रोल से वो कुछ बेनिफिट ले सकते हैं, कुछ रिसोर्सेज, कुछ एसेट्स, कुछ इनकम एंड देयर ओन टाइम, एज वेल एज द एबिलिटी टू मैनेज रिस्क। रिस्क मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। जैसे कई बार ये होता है कि गांव में तुमने सुना होगा, अच्छा गांव की महिलाओं में सेविंग का कंसेप्ट कैसा होता है, कैसे वो सेविंग करती हैं? डू यू हैव सम आइडिया? In rural areas, what do you think ladies used to handle the accounts in bank? Rahul, Amit? No, ma'am. बैंकिंग बैंकिंग सिस्टम से उतना कंफर्टेबल लेडीज, वो भी रूरल एरिया
एरियाज में बहुत कम होता है। थोड़ा बहुत बड़ा है, जैसे वृद्धा पेंशन ये सब कुछ वजह से। और हाँ ठीक है, इनका पासबुक होता है, चली जाती है, कर लेती है, ठीक है। और कुछ और बताओ। बैंकिंग सिस्टम में बहुत कम है, ज्यादातर ओल्ड एज के लिए वो भी सिर्फ इंदिरा आवास योजना होगा कुछ किसी गवर्नमेंट के थ्रू लोग। तो फिर सेविंग कैसे, सेविंग का कंसेप्ट क्या है? मैं वो तो घर सेल्फ हेल्प ग्रुप मैम, SHG। वो ऐसे ये एक ग्रुप में तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है मैम, और ऐसे इंडिविजुअली घर पे वो लोग खुद से अपने पास रखकर थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, हम तुम्हारे सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन रखते हैं। आदमी काम करने बाहर चला गया, घर में खाली महिला और बच्चे। बच्चा अचानक दूध गिरने से जल गया। अब ये रिस्क मैनेजमेंट करना है कि बच्चे को कैसे जल्दी से जल्दी उसको ट्रीटमेंट मिला हो। ऐसे समय पे गांव की लेडीज यूजुअली क्या करती हैं, कैसे ये रिस्क मैनेजमेंट करती हैं? या फिर खुद चली जाती है PHC खुद चली जाती है, नहीं तो मैं किसी नेबरहुड से हेल्प लेना। हाँ, या तो अपने नेबरहुड से कुछ सहयोग लेती है, मदद लेती है। यूजुअली क्या होता है, ये रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक हम लोग फॉर्मली कभी डेवलप ही नहीं किए रहते हैं अपनी गांव की लेडीज। गांव की लेडीज में यदि विमेन्स का स्टेटस देखो तो या तो वो नेबरहुड में दौड़ते हैं या आसपास का जो CHC PHC होता है वहां दौड़ते हैं, लेकिन दे डोंट हैव एक्चुअली द फॉर्मल टेक्निक टू मैनेज देयर रिस्क बिकॉज वी वोंट थिंक अबाउट दैट। हम कभी उतना सोचे नहीं। तो बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट किस लिए है? हमें उनको इतना एम्पावर कर देना है कि दे वुड बी एबल टू एंजॉय देयर राइट्स, to hold their resources, to take benefit of those resources, those assets, those incomes and their own time, and they should be able to manage the risk that comes in absence of the male members of their family. Getting? So it also refers to increasing the spiritual, political, social, educational, gender or economic strength of an individual and communities of it. Right? तो ये सिर्फ एक ये स्लाइड यदि तुम देखो तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब धीरे धीरे जैसे SHGs आया है वैसे वैसे महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी हैं, तो उनके पास एक 10, 12, 15 महिलाओं का ग्रुप है जिनके सामने वो तत्काल अपनी परेशानी रख सकती हैं और उनसे किसी भी तरीके का आर्थिक या किसी भी तरीके का शारीरिक सहयोग ले सकती है, या किसी भी तरीके का व्यक्तिगत लेवल पे गाड़ी किसी से मिल गया, किसी से दवा मिल गया, किसी से पैसे मिल गए, किसी से कोई संपर्क मिल गया जिसको वो संपर्क करके तुरंत उस डॉक्टर के पास चले गए। इस तरीके से धीरे धीरे रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स डेवलप हुए। गेटिंग माय पॉइंट? So these are some of the techniques by which a women get empowered and start enjoying their rights. Right? Now I am moving ahead. What is the need for women empowerment? Empowerment of women is about helping them to stand on their own feet, help them take decision in their life without any restriction of relative or the society. कई बार ऐसा होता था, प्रेग्नेंट लेडी है, लेबर पेन शुरू हो गया, लेकिन वो घर में बड़े बड़े इंतजार कर रही है कि हॉस्पिटल जाए कि नहीं, कि घर में ANM को बुला ले। ये डिसीजन कौन लेगा? वो तो आदमी लेगा, और आदमी तो शहर गया हुआ है 20 किलोमीटर दूर। जब वो वापस आएगा तब वो ये डिसीजन लेगा, जब वो डिसीजन लेगा तब ये कुछ कर पाएंगी, तब तक में वो कोलैप्स कर जाते थे। ऐसे तमाम केसेस हुए गाँव में, इस तरीके के तमाम केसेस हुए कि भाई वो डिसीजन लेने के ही लायक नहीं थे। वो पेन सहती रही, वो झेलती रही, और जब हस्बैंड आया तब तक इतना देर हो गया कि सिचुएशन हाथ से बाहर चला गया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें लेडीज़ को, जो खास तौर से रूरल अर्बन एरियाज़ में तो लेडीज़ इक्वल स्टेटस होल्ड करती हैं, डिसीजन लेने का कैपेसिटी भी इक्वल है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ में तो हस्बैंड वाइफ ही सारा मेजर डिसीजन ले रहे हैं, और लेडीज़ कोई कॉम्प्रोमाइज सोशल स्टेटस में अर्बन एरियाज़ में, वो भी न्यूक्लियर फैमिलीज़ में नहीं। लेकिन ये सारी जो बात हम विमेन एम्पावरमेंट की कर रहे हैं, ये बेसिकली रूरल फैमिलीज़ में कर रहे हैं, और वो भी बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ जहाँ लिटरेसी भी बहुत अच्छी है। तो बेसिकली विमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, वो निर्णय नहीं ले सकती हैं।
सेकंड, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, वो कहीं अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकती हैं, आना जाना है तो उनको किसी न किसी घर के मेल मेंबर के साथ आना जाना है। एक्सेस टू एजुकेशन, वो पढ़ने कहीं भी नहीं जा सकती। तो कई बार तुम रूरल एरियाज में देखो तो लड़कियां जो है वो कम पढ़ी हुई होती हैं, लड़के कंपैरेटिवली ज़्यादा पढ़े हुए होते हैं। इसके पीछे दो रीज़न होता है, एक तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, और दूसरा लड़कियों को दूर भेज के पढ़ाने के पक्षधर नहीं होते हैं पेरेंट्स, क्योंकि वो उनकी सेफ्टी एश्योर करना चाहते हैं। तो लड़कों के लिए तो वो तैयार हो जाते हैं, 10 किलोमीटर दूर भी यदि स्कूल है तो वो भेज देते हैं। हालांकि वो चाहते हैं लड़कियां पढ़े, लेकिन क्योंकि स्कूल नज़दीक में नहीं है और वो उनके सिक्योरिटी पे नहीं कोई रिस्क लेना चाहते हैं, इसलिए उनकी पढ़ाई बंद हो जाती है। तो एक्सेस टू एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे लेडीज डिप्राइव्ड हैं। एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट, पहले तो यदि पढ़ी लिखी है तो भी अच्छे अच्छे घरों की स्थिति ऐसी है कि वो कहते हैं कि ठीक है पढ़ाई लिखाई कर लो लेकिन नौकरी नहीं कर। अच्छे घरों की स्थिति है, हम अच्छे घरों की, शहरों की भी स्थिति की मैं बता रहे हैं, वो उनको बिलो स्टेटस लगता है कि घर की बहू और बेटियां भी काम कर रही हैं और कमा रही हैं और उससे घर चल रहा है। गेटिंग? तो एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट कम है। और दूसरी चीज़, तमाम ऐसे एम्प्लॉयमेंट हैं जो थोड़े हार्डकोर एम्प्लॉयमेंट्स हैं जिसमें लेडीज़ थोड़ा फिट नहीं हो पाती या उनकी सिक्योरिटी इंश्योर नहीं की जा पाती है, जैसे रात बिरात का यदि काम, किसी तरीके के सिक्योरिटी ऑफिसर्स का काम, या कोई कॉल सेंटर्स में काम है जहाँ ओवरनाइट 24/7 काम होता है। ऐसी जगहों पे अब तो कहीं कहीं तुम देखोगे जब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो लेडीज़ भी काम कर रही है, लेकिन गाँव में ऐसी स्थिति नहीं है कि कहीं भी किसी भी समय में जाके काम करें। एक्सपोजर टू मीडिया नहीं है, वो अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मीडिया का एक्सपोजर ऑलमोस्ट निल है, चाहे रूरल चाहे अर्बन। एंड साइमल्टेनियसली दे आर ऑल्सो फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ तो ऐसे राइट्स हैं जिससे महिलाएं अपने आप डिप्राइव हैं, जैसे राइट ऑफ टेकिंग डिसीजन फॉर देयर ओन फैमिली मेंबर्स और फॉर देमसेल्व्स ओनली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है, फ्रीडम टू गेट एजुकेशन नहीं है, फ्रीडम टू एक्सेस एम्प्लॉयमेंट नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सपोजर नहीं है, अरे फ्रीडम ऑफ मीडिया एक्सपोजर नहीं है। और ये तो नहीं है, इससे तो डिप्राइव है ही कई जगहों पे। साथ ही साथ उनका डोमेस्टिक वायलेंस भी एक डबल प्रेशर जनरेट करता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिला को हम एम्पावर करें। ठीक, नाउ आई एम मूविंग अहेड, विमेन एम्पावरमेंट एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स विमेन एम्पावरमेंट से एसोसिएटेड, अभी तक 4 स्लाइड हुए हैं। Are you able to understand all the concepts related to these 4 slides? Yes, ma'am. आगे बढ़े हम? जी of course. ठीक, फाइन। जहाँ भी तुम लोगों को लगेगा कोई हड़बड़ी नहीं है, जहाँ तुम लोगों को लगेगा कि नहीं क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो हम बहुत क्रिस्प फॉर्म में दे रहे हैं। हमारे एक स्लाइड पे तुमको 3-3 पन्ने का कंटेंट मिलेगा किताबों में। हमने बहुत शॉर्ट किया है, हमने बहुत कंसाइज। सारे महसूस किए जा सकते मैम जो आप पॉइंट बता के। हाँ बेटा। मैम ये तो चीज, ये जो पॉइंट आ रही है मैम प्रैक्टिकल लाइफ में दिखता भी सब प्रैक्टिकल लाइफ में है, सब प्रैक्टिकल लाइफ में है। कोई चीज ऐसा नहीं है जो एकदम अननोन है, जो हम जानते नहीं है, जिसको हम कभी सुने नहीं। लेकिन जब तुमको एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा तो तुम्हें उस पर एक राइटिंग मटेरियल चाहिए, है ना? तो तुम्हें कंटेंट खुद से फ्रेम करना पड़ेगा, तुम्हें इन पे कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा, है ना? लेकिन मिलेगा। आई एश्योर यू दैट यू विल गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंटेंट ऑन दीज टॉपिक्स, राइट? ठीक है, तमाम पीडीएफ्स भरे हुए हैं, तमाम बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, है ना? विमेन एम्पावरमेंट एंड एसोसिएटेड फैक्टर। अब देखो इसमें हमने जैसा कि तुम्हें कहा था कि 3 E's आर एसोसिएटेड विद एम्पावरमेंट। सबसे पहला चीज ही है एजुकेशन। एजुकेशन डजंट मीन फॉर्मल एजुकेशन, एजुकेशन मीन्स actual literacy, and actual literacy means a person should be able to read and write in one language, so that if we want to make people aware, or if we want to make lady aware, she will be able to read at least, and she will be able to understand it, imitate it, and change the behavior accordingly. Getting? So first thing is education. The second is employment. And employment for what? Employment for financial independence. पता चला महिला एम्प्लॉय तो है,
अर्न करके तो ला रही है, लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। उसको ये स्वतंत्रता नहीं है कि जो वो अर्न करके ला रही है उसको वो अपनी मर्जी से खर्च करे। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट का क्या फायदा है जब वो एम्प्लॉयमेंट होते हुए भी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं। She don't have the right to expend the money that she is earning. वो काम करके ला रही है, पैसा आ रहा है, उसको दे देना है। अब इससे उसको कोई मतलब नहीं होना है कि वो उस पैसे को परिवार कैसे खर्च करे। तो एम्प्लॉयमेंट विदाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हैज नो मीनिंग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यदि एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट के साथ किसी महिला को यदि हमें एम्पावर करना है तो खाली एम्प्लॉयमेंट इंश्योर करने से नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट के साथ उसका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी इंश्योर करना होगा कि यदि वो नौकरी कर रही है तो उसकी नौकरी करने से जो आमदनी हो रहा है उस पैसे को खर्च करने की स्वतंत्रता उस महिला को है कि नहीं। यदि वो अर्न कर रही है बाहर जाकर तो एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन जो अर्न कर रही है उसको खर्च करने का यदि फ्रीडम नहीं है तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं मानी जाए। ठीक, ये सेकंड ई है। थर्ड इज कंट्रोल ओवर ओन अर्निंग। ये उससे एसोसिएटेड ही है, उसके अपनी अर्निंग पे उसका कंट्रोल है। द फोर्थ इज इकोनॉमिक सिक्योरिटी। अच्छा, लेट मी टेल यू, क्या जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं और अर्न कर रही हैं और उनके अर्निंग पे उनका कंट्रोल है, खाली वही इकोनॉमिक सिक्योर है? हाँ या ना में जवाब दो। क्या कमॉन? हाँ बेटा, मैम फिर से बोलिए, क्या पूछी आप? यदि एक महिला पढ़ी लिखी है और नौकरी कर रही है और नौकरी करके जो कमा रही है उसको खर्च करने की उसको स्वतंत्रता है, तो क्या खाली यही महिलाएं इकोनॉमिक सिक्योर हैं? तो और भी महिलाएं इकोनॉमिक सिक्योर हो सकती हैं। और भी हो सकती है। जैसे कौन हो सकता है? ऐसी कौन सी महिलाएं हो सकती हैं जो नौकरी तो नहीं कर रही हैं, कोई आमदनी तो नहीं कर रही हैं, लेकिन हम उनको इकोनॉमिकली सिक्योर कहें? फाइनेंशियल एड देके जो सेविंग करते हैं मैम, ठीक है, मान लो सेविंग करती हैं वो, और इंश्योरेंस स्कीम भी जिनके नाम पे चल रहा है वो भी हो सकती है। ठीक, और SHG वाले भी हो सकते हैं, SHG में जो महिलाएं जुड़ी हुई रहती है। ठीक, और कॉमन एग्जांपल्स पे आओ, कॉमन एग्जांपल्स पे। फाइनेंशियल एड देके मैम, फाइनेंशियल एड देके नहीं, फाइनेंशियल एड देके नहीं, तुम मुझे गांव की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बताओ कि ऐसी महिलाएं कौन कौन सी हैं जो नौकरी तो नहीं कर रही है, कुछ कमा तो नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली सिक्योर हैं। ऐसे हो सकता है ना, मतलब पेरेंट्स अगर अपने महिलाओं को, मतलब अपने डॉटर्स को अगर कुछ प्रॉपर्टी अगर देते हैं तो लगता है। अच्छा, पेरेंट्स देंगे तभी इकोनॉमिकली सिक्योर होगी। हस्बैंड किस लिए है? मैम उसी के बारे में मैं बोल रहा हूँ। हर वो महिला जिसका हस्बैंड अर्न करता है या परमानेंट सोर्स ऑफ अर्निंग है, हर वो महिला इकोनॉमिकली सिक्योर है यदि हस्बैंड उसको इकोनॉमिक सिक्योरिटी का आश्वासन दे रहा है। तो जैसे यदि मान लो हमारा कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, BHU में काम करने वाला कोई मेल मेंबर, उसके सर्विस बुक में उसकी वाइफ का नाम चढ़ा हुआ है और वो सैलरी लाता है तो पत्नी को देता है खर्च करने के लिए, और उसके जाने के बाद पत्नी का ही नाम उसके सर्विस बुक में है, तो क्या वो महिला इकोनॉमिकली सिक्योर नहीं है? यस मैम। वो अर्न तो नहीं कर रही है। हर वो महिला जिसका हस्बैंड अर्न करता है, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है, और उसको पैसा देता है जिसमें से वो कुछ पैसा सेविंग करती है और बाकी अपने घर खर्च में लगाती है, क्या वो महिला इकोनॉमिकली सिक्योर नहीं है? हर वो महिला जिसके नाम पे कुछ जमीन जायदाद प्रॉपर्टी है जिससे वो रेगुलर सोर्स ऑफ अर्निंग है,
जमीन पे फसल होता है, फसल बिकता है और कुछ पैसा हर साल, हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे आता है। क्या वो महिला इकोनॉमिकली सिक्योर नहीं है? है? कोई महिला ऐसी है जिसके नाम पे गहना जेवर काफी है, जो बैंक में रखा हुआ है या उसके पास रखा हुआ है, जिसके नाम पे एक मकान है जिससे किराया हर महीने उतर के आता है, क्या वो महिला इकोनॉमिकली सिक्योर नहीं है? बस तो हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि जो महिला एम्प्लॉयड है, जैसे हम लोग कई बार कंफ्यूज क्या होते हैं कि जो महिला एम्प्लॉयड है खाली वही इकोनॉमिकली सिक्योर है। नहीं, ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ये तीनों अलग अलग कंसेप्ट है। एक महिला एम्प्लॉय होते हुए भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है और इकोनॉमिकली सिक्योर भी नहीं हो सकती, और एक महिला ऐसी भी हो सकती है जो एम्प्लॉयड भी नहीं है लेकिन फिर भी वो इकोनॉमिकली सिक्योर यस मैम। हो सकता है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी ना हो लेकिन वो इकोनॉमिकली सिक्योर है, उसको खर्च करने की अनुमति नहीं है लेकिन उसके नाम पे जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, गहना है, एसेट्स है, वो इकोनॉमिकली सिक्योर है। कभी ऐसा हार्ड टाइम आएगा तो शी विल बी एबल टू टेक मेजर डिसीजन एंड सेल आउट सम ऑफ द प्रॉपर्टी। गेटिंग माय पॉइंट? तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो महिला एम्प्लॉयड है और जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है खाली वही इकोनॉमिकली सिक्योर है। ऐसी गांव में तमाम महिलाएं हैं जो एम्प्लॉयड तो नहीं है, कई बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं है लेकिन इकोनॉमिकली सिक्योर है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एम्पावरमेंट से एसोसिएटेड फैक्टर एक और क्या आता है, डिसीजन। कई बार देखोगे तुम गांव में जो वृद्ध घर की महिला है ना वो एम्प्लॉयड है, ना एजुकेटेड है, ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, लेकिन परिवार पे उसका होल्ड इतना है कि सारे डिसीजन मेजर वो लेती है। देखे हो ऐसे परिवार की? नहीं। यस मैम। उन्हीं लोगों के घर में तुम्हारी दादी कई बार देखोगे, तुम्हारी नानी तुम कई बार देखोगे, she has quite powerful role in the family and she used to influence all the major decisions of the family. हालांकि शायद वो एजुकेटेड ना हो, शायद वो एम्प्लॉयड ना हो, शायद वो बहुत ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी ना हो, लेकिन फिर भी डिसीजन मेकिंग पे होल्ड है। लेकिन डिसीजन मेकिंग पे होल्ड के लिए कई चीजें आती हैं, इंपॉर्टेंट कई चीजें हो जाती हैं। जैसे हो सकता है वो नौकरी ना कर रही हो, पढ़ी लिखी ना हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ना हो, लेकिन परिवार का जितना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है सब उन्हीं के नाम पे है। जितनी भी अर्निंग आ रही है, फसल बेच के, अनाज बेच के, सब्जी बेच के, किराया से, दूध बेच के, वो सब कुछ उन्हीं के नाम पे आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसी जगहों पे ऐसे लोगों का डिसीजन मेकिंग होल्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो विमेन एम्पावरमेंट से जो एसोसिएटेड फैक्टर है उसमें एक हो गया एजुकेशन, दूसरा हो गया एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी, तीसरा हो गया कंट्रोल ओवर ओन अर्निंग, उनके अपने अर्निंग पे, परिवार के नहीं लेकिन उनके अपने ओन अर्निंग, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, डिसीजन मेकिंग, और सबसे लास्ट में है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। जैसे तुम अपने लोगों का याद करो कि जब तुम लोग छोटे थे तो तुम लोग बाहर तभी निकल सकते थे जब या तो अपने मम्मी पापा के साथ निकलते, नहीं तो थोड़े बड़े हुए तो मम्मी पापा के परमिशन पे निकलते। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें अंकुश लगता होगा जब तुम थोड़ा सा और टीनेज स्टेज में आए, या जब थोड़ा सा तुम और यंग एडल्ट के स्टेज में आए, कि you want to enjoy the freedom of movement, कि तुम बाहर जाना चाहो तो तुम अकेले जा सको, तुम पे बार बार कोई पूछे ना कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब तक आओगे, क्यों जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, कितनी देर में आओगे। समझ में आ रहा है? ये तुम लोगों ने कभी महसूस किया है ये रिस्ट्रिक्शन है ना? ये जो रिस्ट्रिक्शन ज्यादातर लड़कियों में देखा जाता है। हाँ, लड़कियों के लिए देखा जाता है, पर ऐसा नहीं है कि लड़के बिल्कुल फ्री होते हैं। समझ आ रहा है? जो टीनेज स्टेज होता है 15, 16, 17 साल का, तब तक ये स्टेज होता है कि हमारा बेटा है 16 साल का, वो बाहर निकलता है, यूज्ड टू आस्क व्हाई यू आर गोइंग, वेयर यू आर गोइंग, व्हेन यू विल बी बैक।
और ये तुम्हारे साथ के बैचमेट्स भी ये फेस किए होंगे प्रॉब्लम, यस मैम, है ना? यस मैम, तो मेरी मदर भी खुद इसी तरीके से पूछ पाछ हाँ करती थी। हाँ, मदर पूछेंगी भाई कहाँ मैम जा मैं रही खुद हो, बता कर नहीं जाता हूँ। या घर का ये कल्चर है कि भाई मैं बता के जाऊं कि भाई मम्मी मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ या पापा मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, है ना? लड़कियों के लिए क्योंकि उनकी सिक्योरिटी एक पैरामाउंट कॉन्स्टेंट होता है किसी भी पेरेंट के लिए, इसलिए लड़कियों के ऊपर थोड़ा ज्यादा पोस्ट किया जाता है कि भाई रात को अंधेरा होने से पहले आ जाओ, या किन लोगों के साथ जा रही हो, कहाँ जा रही हो, उन लोगों का नाम और नंबर हमें बता के जाओ जब देर होने लगे, ताकि हम कांटेक्ट कर सकें। क्यों? क्योंकि उनकी सिक्योरिटी किसी भी पेरेंट के लिए पैरामाउंट कंडीशन है ना? तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यू वोंट बिलीव, हम लोगों ने कई बार ये देखा है जब हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह किए हैं कि महिलाएं अपना टीका लगवाने के लिए इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि अकेले उनको घर से निकलने की अनुमति नहीं, इसलिए उनका टीका छूट गया, इसलिए उनका दवा छूट गया, इसलिए कई बार उनका हेल्थ चेकअप छूट गया। क्यों? क्योंकि उनको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, वो 2 ही कंडीशंस में बाहर निकल सकती हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया कि यदि उनको दवा लेना है तो तब निकल सकती है, कुछ ऐसे घर हैं जो 2 ही कंडीशन में हैं, या कोई रिलीजियस प्रोग्राम है तब मंदिर जाना है, कोई नहान में जाना है, किसी नदी पे जाना है, कोई व्रत त्योहार करना है, तो तुम देखो गांव की लेडीज जो है वो ज्यादा रिलीजियस टिंच की होती है। क्यों? क्योंकि उनको बाहर निकलने का फ्रीडम ही नहीं 1-2 चीजों पे मिलता है, तो उनको लगता है यही सब रख लो, इसी बहाने वो अपना थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर लेती है, बाहर निकल लेती है, मिल लेती है, महिलाओं से बात कर लेती है ना? बात समझ में आ रहा है ना? तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बहुत कई तरह से विमेन को एम्पावर करता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होगा तो वो एजुकेशन नहीं ले सकेगी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होगा तो वो अपना मनपसंद एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकेगी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होगा तो वो मीडिया से एक्सपोज नहीं हो सकती है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होगा तो वो अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी को एंजॉय नहीं कर सकती, अपने मन से मार्केट नहीं जा सकती, अपने मन से परचेजिंग नहीं कर सकती, अपने मन से घूमने नहीं जा सकती। गेटिंग माय पॉइंट? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं होगा तो वो कई बार हेल्थ फैसिलिटीज नहीं अवेल कर पाती। इज इट क्लियर? यस मैम। इज इट क्लियर? अब आपका प्रोग्राम क्या है अभी 11 बजे के बाद? डू यू हैव एनी क्लास? No, ma'am. Only 2-3 minutes I will take more. These 6 concepts is clear to all of you? Yes ma'am. On every topic you have to make notes of at least half a page. Okay? Try to explain all the, when you will write on your note copy, try to explain all the important components, education in terms of women empowerment, employment and financial independence in terms of women empowerment, control over own earning, why it is important to give empowerment to a women, economic security, decision making and freedom of movement. Getting? Now, women economic empowerment. As I have told you that economic empowerment is altogether a different concept. If we want to empower a women, we have to give economic empowerment. And to assure economic empowerment, gradually self-help groups and microfinance concept get associated. So here I am going to associate the concept of economic empowerment through SHG, which usually gives economic freedom and economic empowerment to the rural women. So in rural India, women's economic opportunities remain restricted by social, cultural and religious barriers. वो social barriers होते हैं कि नहीं, बहुओं को बाहर नहीं निकलना है, या उन्हें अकेले बाहर नहीं निकलना है, या उनको पर्दा सिस्टम फॉलो करना है। कुछ कल्चरल बैरियर्स होते हैं कि कुछ स्पेसिफिक टाइम में दे कांट गो, कुछ रिलीजियस बैरियर्स होते हैं। तो ये कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं जो उनकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं। रूरल women, particularly of low caste and class, have the lowest literacy rates. एक तो साधन नहीं है, पैसा नहीं है, और यदि पैसा है तो जागरूकता नहीं है कि हमें क्यों पढ़ाना चाहिए लड़कियों को, या उनको क्यों लिटरेसी इंपॉर्टेंट है। और यदि जागरूकता भी है तो कुछ सोशल, कल्चरल, रिलीजियस बैरियर्स ऐसे हैं कि हम उनको चाह के भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं, साधन होते हुए भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रूरल women, particularly of lower caste and class, have the lowest literacy rates and therefore do not have the capacity to negotiate, pay or contract and most often engage in the unorganized sector. अब ये तीनों चीज यदि नहीं है, तुम सोचो यदि लोअर कास्ट क्लास की महिलाओं में यदि लिटरेसी रेट कम है
मे बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस, तो उनके अंदर वो कैपेसिटी ही नहीं डेवलप कर पाता है कि वो किसी भी चीज़ के लिए पहल कर सके, चाहे अपनी पढ़ाई के लिए, चाहे एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के लिए, चाहे डिसीजन मेकिंग के लिए। जब वो किसी चीज़ के लिए नेगोशिएट ही नहीं कर सकती हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है कि यदि वो काम भी करती है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या तो काम करती है या सेल्फ एम्प्लॉयड होती है, अपने ही खेत में, अपने ही बगीचे में, या खाली अपने ही घर में बच्चों को देखना, खाना बनाना, उनका परवरिश करना करती है, जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अनपेड एम्प्लॉयमेंट, अनपेड। वो दिन भर करती हैं काम, 24 घंटे काम करती हैं, 7 दिन काम करती हैं और सालों साल काम करती हैं, लेकिन वो क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं रखा गया है, अनपेड एम्प्लॉयमेंट। और इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या फिर कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करती है, और वो भी अनस्किल्ड लेबर्स की तरह काम करती हैं, जिसकी वजह से वेज का डिफरेंस बहुत है। उन्हीं के बराबर काम करने वाला एक मेल मेंबर को उनसे दुगना तिगना पैसा मिलता है, और क्योंकि वो महिलाएं जो हैं वो स्किल्ड नहीं है, उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, दे डोंट हैव द एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दैट, वो यूजुअली अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम करती हैं, इसलिए उनका वेज डिफरेंस बहुत है। ठीक है, ये सारे सिचुएशंस महिला के सोशल स्टेटस को, इकोनॉमिक स्टेटस को, फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत ज़्यादा असर डालता है। इसलिए ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या कंसेप्ट आया, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का कंसेप्ट। सेल्फ हेल्प ग्रुप, देखो मतलब ही कितना सही है, अपने आप को मदद करने वाला समूह। अब उस समूह में यदि 12 सदस्य हैं, तो जब जिसको जरूरत पड़ता है वो पूरा ग्रुप उसको मदद करता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर ए वाइडली प्रैक्टिस्ड मॉडल फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी बाय डिफरेंट एनजीओज एंड द गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खाली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस या प्राइवेट एनजीओज ही चला रहे हैं। कई जगहों पे गवर्नमेंट एडेड है, कई जगहों पे गवर्नमेंट एनजीओज काम कर रहे हैं जिनको गवर्नमेंट एड मिल रहा है। ठीक है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोवाइड विमेन विद द अपॉर्चुनिटी टू मैनेज लोन। बड़ा अच्छा चलता है, हम देखे हैं, तुम लोग को भी एक्सपीरियंस शायद किए होगे, तुम्हारे घर में काम वाम करने वाली जो महिलाएं हैं वो किसी न किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? आप में से कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? कभी सुने हो अपने घर में काम वाम करने वाली महिलाओं को कि आज बुधवार है, बुधवार को महिलाओं का मीटिंग होता है, वहाँ पे पैसा देना होता है हमको? जीविका में मैम ज्वाइन की हुई, हमारे यहाँ जो काम करने आती हैं, हाँ, तो वो जीविका में ज्वाइन की हुई है, तो इसलिए वो बोलती हैं कि आज ये मीटिंग है, इस दिन ये मीटिंग है, जाना। हाँ ना, उसमें वो यूजुअली उस मीटिंग में जाके करती क्या है? मीटिंग में जाके मैम जितने भी प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं और जिनको पैसा लेना है या जिनको ये सब, यही सब सारा काम होती है मैम मीटिंग में। हाँ, अच्छा आप एक काम करना, तुम कौन बोल रहे हो, नाम बताओ। राहुल नाम है मैम। एक्चुअली मेरी माँ भी जीविका से जुड़ी हुई है, उसमें ये ऑफिसर हैं, तो इसलिए अच्छा, वो भी जाती हैं, मीटिंग करवानी रहती है, तो वो सारा चीज़ वो भी देखती हैं, तो वो भी बताती रहती हैं। राहुल एक काम करना, अगले क्लास में जब आना तो तुम पूरा चीज समझ के आना, अपनी मदर से और उस लेडी से भी, कि उसमें क्या क्या प्रोग्राम चलता है, वो क्या क्या करते हैं और किस किस तरीके के काम के लिए वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। ये पूरा चीज समझ के आना राहुल। अगली बार जब क्लास शुरू करेंगे तो हम तुम्हें बोलेंगे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, ठीक है? पूरा समझना, तुम पूरा समझना। अभी कौन बोल रहा था, कोई दूसरा? मैं जीविका में जो है जी। कुछ वुमेन्स लोग मिलके जो है पैसा जमा करते हैं एक जगह पे, और फिर उसको बैंक में जमा कराते हैं, फिर उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पैसे का वो यूज करके किसी, अगर एक औरत को मतलब वुमेन को जरूरत हुआ कि हाँ उससे किसी काम को करना है तो वो पैसा लेती है उसमें से, ऐसा कुछ करके है मैम। इंटरेस्ट तो उसके लेबर मतलब कि जो एम्प्लॉय हैं उन लोग के लिए फायदेमंद होती है मैम। इंटरेस्ट जो भी लोन से जो मिलती है वो एम्प्लॉय लोग को उनसे पैसा मिलता है, उनके मंथली को। गवर्नमेंट एड देती है, फाइनेंस करती है जीविका को। और वहाँ से जैसे मैम अभी कुछ दिन पहले जैसे कोरोना में था क्या कि जो चावल वगैरह सब के लिए दिया गया था पैसा, कि जो भी महिला जो उनको भी लेना है सस्ते दर पे तो वो ले सकती हैं, आपको मार्केट से कम रेट में आपको मिलेगा, इस तरीके का। तो गवर्नमेंट नीतीश कुमार जो थे उन्होंने फाइनेंस दिया जीविका को, और उसके बाद फिर वो सारे नीचे तक अप्लाई किया इस तरीके से। अच्छा एक चीज देखो, तुम लोग सब भी रियलाइज कर रहे हो ना कि तुम लोगों को कुछ आइडिया है लेकिन एग्जैक्ट आइडिया नहीं यस है ना। तो एक काम हम लोग करेंगे, थोड़ा सा इस पे होमवर्क सब लोग करो।
सब लोग थोड़ा सा, जिसके भी घर में ऐसी एक दो महिलाएं हैं जो किसी न किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, चाहे वो कितना भी ऑर्गेनाइज्ड है चाहे कितना भी अनऑर्गेनाइज्ड है, उनसे इत्मीनान से बात करो कि होता क्या है, उनका वर्किंग समझने का कोशिश करो, उनका पैटर्न समझने का कोशिश करो, कौन सा बैंक एसोसिएटेड है, कितनी महिलाएं उस ग्रुप में जुड़ी हुई है और कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। जरा ये सारी चीजें कायदे से एक जगह नोट करके अगले क्लास में हमसे शेयर करें। देखो हम सभी को थोड़ा बहुत आइडिया है लेकिन एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, ठीक है? तो किताबों में क्या चीजें लिखी हुई है और वास्तविकता में क्या हो रहा है, ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं हमेशा, समझ रहे हैं? हम किताबों में जो पढ़ रहे हैं हो सकता है सेल्फ हेल्प ग्रुप एक्चुअली वैसे ही ना चल रहे हों, ठीक है? तो हम लोग थोड़ा सा एक्चुअल कंडीशन पहले समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि बेसिकली जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ये किसी न किसी तरीके से महिलाओं को एम्पावर कर रहा है। क्यों एम्पावर कर रहा है? क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी गेन करती है मैनेज करने की, लोन्स और कुछ सेविंग्स। जैसे हर महीने, मतलब मान लो 12 महिलाएं हैं, हर महीना को 500 रुपये जमा करना है। अब वो 12 महिलाओं में कोई भी महिला जब चाहे, साल भर में 12 महीने हैं, 12 महीने 12 महिलाओं को 500 रुपये जमा करना है। कोई भी महिला जब चाहे पैसा उठा के अपना कुछ मेजर काम कर सकती है। मान लो बेटी का शादी है, खेत में रुपाई करना है, अनाज वो बीज खरीदना है, पेस्टिसाइड खरीदना है, घर का छत सही करवाना है, या कोई छोटा रोजगार शुरू करना है, ठेला खरीदना है, कोई भी शुरू कर सकती है। लेकिन बाकी कोई महिला जो नहीं ली उसको क्या फायदा होता है? वो 500 जबरदस्ती जमा होता चला गया। साल भर बाद उसको 6,000 रुपए प्लस उसमें कुछ इंटरेस्ट जुड़ के मिल जाए। बेसिक जो इंटरेस्ट होता है वो ये, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसमें फायदा क्या होता है? महिलाएं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ना क्यों चाहती है? वो बैंक से जुड़ने से ज्यादा कंफर्टेबल होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने। क्यों? लोन इंटरेस्ट जो है वो कम होता है और दूसरा जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का कोई झंझट नहीं होता है। हाँ, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। उन लोग ना डॉक्यूमेंटेशन से घबराते हैं। डॉक्यूमेंट देना है, सिग्नेचर करना है, बार बार बैंक दौड़ना है। अच्छा, बैंक भी फिक्स है कि हर महीने इतने तारीख को आके किस्त जमा ही करना है आपको। फिर उसके बाद किस्त नहीं जमा हुआ तो वो लोन रिकवरी भी कर सकते हैं। उसमें यदि किसी तरीके की गड़बड़ी हुई तो उनको कुछ खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो ये सारे झंझटों में नहीं पड़ना चाहता, ठीक है ना? तो वो एक सिंपल टेक्निक चाहते हैं कि भाई ये परिचित 12 लोग हैं, हमारा छोटा सा ग्रुप है, इसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क और बहुत ज़्यादा पेपर फॉर्मेलिटी नहीं है। हमें बस जाना है, 500 रुपये देना है और उनका एक छोटा डायरी या कुछ बना दिया जाता है, वो अपना नोट करके चलते हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके चलते उनको ज़्यादा सुविधा लगता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑल्सो आर यूज टू प्रमोट सोशल चेंज अमंग द मेंबर्स एंड द कम्युनिटी एट लार्ज। अच्छा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स खाली फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देते, खाली इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं देते, सोशल सिक्योरिटी भी देते हैं। कैसे? कैन यू टेल मी कुछ ऐसे एग्जांपल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जो उस मैम अभी बिहार गवर्नमेंट ने जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो अभी जो कोविड में जो पेशेंट आ रहे हैं उनको भोजन देने के लिए टेंडर दिया है। वो लोग भोजन बना के वो लोग को उपलब्ध करा रहा है जो मरीज हॉस्पिटल कर लिए। मतलब सोशल सिक्योर, मतलब कई जगहों पे तुम देखोगे डोमेस्टिक वायलेंस से भी उन लोगों ने फाइट किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू। तुम देखो बिहार में कुछ दिन पहले आया था, सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एक्टिव हो गए थे डी एडिक्शन के लिए, नशा निर्वसन के लिए, यस मैम, अल्कोहल छुड़ाने के लिए, है ना? तो इस तरीके से जैसे एक अकेला महिला अपने हस्बैंड से लड़ती रहे छोड़ने के लिए, कई बार वो काम नहीं करता है, लेकिन ग्रुप में काम करता है ना? ग्रुप में ज्यादा बेटर प्रेशर क्रिएट होता है। तो कई बार ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है खाली फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी या इकोनॉमिक मोबिलिटी ही नहीं देता है, बल्कि सोशल और कल्चरल सपोर्ट भी देता है, ठीक है? तो कहने का मतलब है इन इंडिया बेसिकली माइक्रो फाइनेंस सीन इज डोमिनेटेड बाय सेल्फ हेल्प। हमारे इंडिया में या स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में जो माइक्रो फाइनेंस का सीन दिख रहा है वो एक्चुअली डोमिनेट करता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के as an effective mechanism for providing financial services to the unreached poor. Financial services सबसे ज़्यादा prominent support है by self help groups, लेकिन इसके अलावा cultural support भी है, social support भी है,
उनका स्टेटस भी इम्प्रूव करता है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव करता है ना, एंड ऑल्सो इज स्ट्रेंथनिंग देयर कलेक्टिव सेल्फ हेल्प कैपेसिटीज लीडिंग टू देयर टोटल एम्पावरमेंट. सो rapid progress in self-help group formation has now turned into an empowerment movement among women across the country. तो तुम देखोगे कि बहुत तेजी से हर गांव में तुम देखो तो 12-12, 15-15, 20-20 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हुए. एक एरिया में रहने वाली 10-12 महिलाएं मिलेंगी, वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार कर लेंगी, उन महिलाओं की एक लीडर हो जाएगी और वो सारा खाता मेंटेन करेगी जिस पे उनका विश्वास है, जिसको उन लोग चुने, है ना. तो इस तरीके से बहुत रैपिड प्रोग्रेस किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर्मेशन, जो धीरे धीरे महिला के एम्पावरमेंट मूवमेंट को और ज्यादा स्पीड अप किया और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है थ्रू आउट द कंट्री. सो थ्रू देयर कंट्रीब्यूशन टू women's ability to earn an income, these programs have potential to initiate a series of virtuous spirals of economic empowerment and wider social and political growth. Virtuous spiral क्या है? तुम स्प्रिंग देखे हो? स्प्रिंग देखे हो तुम लोग? तो स्प्रिंग में क्या होता है, ऐसे स्पाइरल्स बने रहते हैं. तुम दबाओगे, जितना ज्यादा बड़ा और स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग होगा उतना ही ज्यादा फोर्स से ऊपर जाता है ना. तो वर्चुअस स्पाइरल कहने का मतलब ये है कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जितनी तेजी से बन रहे हैं, वैसे जैसे जैसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आया, वैसे ही सोशल एम्पावरमेंट आया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आया, कल्चरल एम्पावरमेंट आया, रिलीजियस एम्पावरमेंट आया, धीरे धीरे उनका स्पाइरल जो है वो बढ़ता चला. लेकिन बेस में क्या है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. सबसे ज्यादा बेसिक फंडामेंटल क्या है? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. क्योंकि जैसे ही एक महिला इकोनॉमिकली एम्पावर होती है, जैसे ही महिला इकोनॉमिक एम्पावर होती है, धीरे धीरे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, इकोनॉमिकली सिक्योर होती है, डिसीजन मेकिंग पे होल्ड होता है, और डिसीजन मेकिंग पे होल्ड होते ही होते वो अपने राइट्स को एंजॉय करने लगती है. चाहे वो राइट ऑफ एक्सप्रेशन हो, चाहे राइट ऑफ हेल्थ सीकिंग बिहेवियर हो, चाहे राइट ऑफ एजुकेशन हो, चाहे राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग हो, किसी भी तरह. फाइन, एम आई क्लियर? So microfinance through self-help group has been recognized internationally as the modern tool to combat poverty and for rural development. Poverty से भी निजात पाने का एक बेहतरीन तरीका है self-help group through microfinance, and rural development के लिए भी एक बेहतरीन tool technique माना गया है. Microfinance and self-help groups are effective in reducing poverty, empowering women, and creating awareness, which finally results in sustainable development of the nation overall. In the recent times, microfinance has been emerging as a powerful instrument for empowering women, particularly of the rural women. हम इसीलिए रूरल women कह रहे हैं क्योंकि अर्बन एरियाज में महिला लिटरेट भी है, न्यूक्लियर फैमिलीज में है, तो डिसीजन मेकिंग पावर भी है, और क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में है, अर्न करना है, इसलिए वो एम्प्लॉयड भी है. एम्प्लॉयड है तो अपने अर्निंग पे उसका होल्ड भी है, तो वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट भी है, और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, एम्प्लॉयड है, डिसीजन मेकिंग पावर है, एजुकेटेड है, तो कई बार वो अपने में ही एम्पावर्ड है. तो इसलिए बेसिकली जो हम बात करते हैं वो रूरल वीमेन एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट की. ठीक, अब इसके आगे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो हम अभी नहीं शुरू करेंगे. तो वी हैव कवर्ड अप टू 8 स्लाइड. डू यू हैव एनी मेजर कंफ्यूजन इन एनी ऑफ द पॉइंट दैट वी हैव कवर्ड टुडे?